आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस अड्डा 24x7 में। आई होप आपको हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज हम चलते हैं यूनिट 9 के द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन उसकी तरफ। तो फाइनेंसिंग डिसीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और 99% ऑफ द टाइम इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग क्या कहता है? फाइनेंसिंग डिसीजन है हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, कि बिजनेस को जिन फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएंगे। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, देखिए ये तो हमें पता है कि बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ओके, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा तो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो रहने वाली है। तो वो जो है कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएंगे, यही डिसीजन जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज अवेलेबल है। आपने क्लास 11th में जो आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टॉपिक पढ़ते हो ये वहीं से लिया गया है। तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? आपके इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर्स जिसको आप बोलते हो। उसके बाद दूसरा है डेब्ट और जो थर्ड वन है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। अभी आपको जो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, देखिए आप जब तक क्लास 11th में पढ़ते हो आपके पास इक्विटी और प्रेफरेंस दो टाइप के शेयर्स जो हैं वो बताए जाते हैं आपको। उसके बाद डेब्ट मींस डिबेंचर आपको बताया जाता है और थर्ड वन इज रिटेन्ड अर्निंग बताया जाता है। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ हम प्रेफरेंस का जिक्र बहुत कम करते हैं, प्रेफरेंस के बारे में हम ज़्यादा नहीं डिफाइन करते, हम सिर्फ इक्विटी यूज़ करते हैं, डेब्ट यूज़ करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करते हैं। आई होप आपको पहले ये टर्म क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ ये सब डिफाइन करने लगूंगी तो आप मेन टॉपिक से जो है वो हट जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हम इक्विटी की बात करेंगे, डेब्ट की बात करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग की बात करेंगे। इसके बाद जो है हमारा जो क्वेश्चन जहां से आता है वो होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यहीं से ही आता है। तो जिसमें से फर्स्ट जो है फैक्टर अफेक्टिंग दैट इज कॉस्ट, कि जब हम कॉस्ट को कंसीडर कर रहे होते हैं तब हम क्या इशू करेंगे। अब देखिए जब हम कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप एक मैं छोटा सा वर्ड बताती हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वर्ड है इशूइंग कॉस्ट। अगर आप इस वर्ड को ध्यान में रखोगे ना तो आपके लिए ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इशूइंग कॉस्ट, अभी आप देखो इक्विटी को इशू करने की कॉस्ट जाता है या डेब्ट को? सिंपल सी बात है। देखिए आपको पता है जो डिबेंचर है ना वो तो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक पेपर तैयार करा लिया जाता है, सिग्नेचर हो जाते हैं, फंड्स आपके पास आ जाते हैं, केवल इतना ही। लेकिन अगर आपने इक्विटी का अगर आपको प्रोसीजर पता है, क्योंकि आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो वहां पे आप देखते हैं कि कंपनी को फॉर्म कराने का कितना बड़ा प्रोसीजर है। उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन एक बड़ा प्रोसीजर है, 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है कैपिटल को सब्सक्राइब कराने में। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको बाकी चीजें नहीं भी पता तो आप एक नॉर्मल सी जनरल सी बात आप जानते हैं कि 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन का टाइम मिलता है। दैट मीन्स कि जो इक्विटी होती है उसकी इशूइंग कॉस्ट हाई होती है और जो डेब्ट होता है उसकी इशूइंग कॉस्ट लो होती है। तो अभी आप बताओ कि अगर आप कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हो, दैट मीन्स कॉस्ट आपके लिए एक बड़ा मेजर पॉइंट है, तो बताओ हाई कॉस्ट कंसीडर करोगे या लो कॉस्ट? ऑब्वियस सी बात है कि लो कॉस्ट कंसीडर करोगे, हाई कॉस्ट क्यों ही लोगे। तो अगर आप कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हो देन यू विल गो फॉर डेब्ट, यानी जो फाइनेंस मैनेजर है वो कंपनी को कहेगा कि आप डिबेंचर इशू करो, क्योंकि डिबेंचर जो है उसको हम बोलते हैं चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कि जो डिबेंचर है वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए?
डिबेंचर इशू करने चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आपको माइंड में सिर्फ इतनी सी बात रखनी है, इशूइंग कॉस्ट। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज, सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग इज रिस्क। अभी अगर हम रिस्क को कंसीडर करते हैं, रिस्क को कंसीडर, अब रिस्क हम क्या समझे, कौन सा रिस्क? अब यहां पे भी मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बताती हूं। आपको एक वर्ड याद रखना है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें, देखिए लीगली एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपको अगर पता है, अगर आपने क्लास 11th में ध्यान से समझा है, तो आपको एक बात पता होगी कि जो इक्विटी होल्डर हैं वो कंपनी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते अगर उनको डिविडेंड टाइमली पे नहीं किया जाता। ठीक है। वहीं पे जो हमारे डेब्ट होल्डर हैं, यानी कि हमारे डिबेंचर होल्डर हैं, दे कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी अगर उनको टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। तो यानी आपको एक बात जो है वो पता चल रही है कि डिबेंचर वाले दे कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। तो जब वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी लीगली ये लोग ज्यादा स्ट्रोंग हैं, देन कंपनी विल गो फॉर इक्विटी, यानी कंपनी इक्विटी इशू करेगी, डिबेंचर इशू नहीं करेगी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू देम। यानी अगर उन्हें टाइमली इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, वो लीगल एक्शन लेंगे, आपको कोर्ट में खींचेंगे, जबकि इक्विटी वाले ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो अगर कंपनी रिस्क को कंसीडर कर रही है तो कंपनी विल गो फॉर इक्विटी, यानी फाइनेंस मैनेजर बोलेगा कि आपको इक्विटी के थ्रू ही फंड्स लेने चाहिए। थर्ड पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, सीजनल कॉस्ट। ठीक है। तो यानी फ्लोटेशन कॉस्ट को हम सीजनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सीजनल कॉस्ट मतलब सीजन के टाइम पे हमें फंड्स चाहिए। सीजन कितने दिन का होता है? देखिए आप किसी भी चीज का सीजन अगर लगाएंगे ना, मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 15 to 20 डेज। ठीक है। आपके यहाँ फसलों के सीजन होते हैं, दिवाली सीजन है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो कुछ भी लगाइए, सीजन मैक्सिमम जो होता है 15 to 20 डेज के लिए होता है। अब आप ये बताओ, इक्विटी इशू करने में इतना टाइम लग जाता है कि 3 months का टाइम मिलता है इक्विटी इशू करने के लिए, तो इक्विटी का ऑप्शन तो यहाँ पे है ही नहीं। डेप्ट वाला जो है 15-20 दिन के लिए डेप्ट लेना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, क्योंकि डेप्ट वाला जो है वो क्या करेगा, उसको अपना इंटरेस्ट चाहिए, वो आपको 15-20 दिन के लिए क्यों देगा? डेप्ट लेगा वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए देगा। ठीक है। तो डेप्ट भी इशू नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो हमारी थर्ड चीज है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग जो है कंपनी यूज करेगी। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है पहले तो अब आपको यही पता होना चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग हमारे कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अपने शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और अपने पास सेविंग में रख लेते हैं। यानी ये कंपनी की सेविंग है, कंपनी की गुल्लक है। जो पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रख लेती है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। जितने दिन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतने दिन के लिए इस पैसे को यूज कर लिया जाता है, उसके बाद जैसे इनकम आनी शुरू होती है वापस रिटेन्ड में उसको डाल दिया जाता है। यानी ना तो यहाँ इक्विटी यूज होगी, ना यहाँ डेप्ट यूज होगा, यहाँ यूज होगी हमारी रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट होता है हमारी कैश फ्लो पोजीशन। देखिए कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कंपनी में कैश की पोजीशन कैसी है। आप बस सिंपल सी चीजें याद रखिए, अगर कैश पोजीशन अच्छी है तो यू विल गो फॉर डेप्ट, अगर कैश फ्लो पोजीशन बैड है यू विल गो फॉर इक्विटी। अब रीजन मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है इसका मतलब आप टाइमली इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकते हो। ठीक है, टाइमली आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंटरेस्ट पे करने में, तो आपको डिबेंचर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर जो है आपके लिए चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। दूसरी तरफ अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम इक्विटी के लिए जाते हैं,
क्योंकि इक्विटी होल्डर्स को हमें पे करना जरूरी नहीं होता। अगर इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है तो इनको पे करना है, अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो इनको पे नहीं करना है। तो अच्छी पोजीशन के केस में डिबेंचर होल्डर की तरफ हम जाते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। दो टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरी होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बिल्डिंग का रेंट हो गया, ठीक है, आपकी बिल्डिंग का रेंट आपको देना है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है आपको, ठीक है, तो ये चीजें आ गई आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में। दूसरी तरफ होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको डिविडेंड पे करना है, ये आपके ऊपर फिक्स्ड बर्डन आए हुए हैं कुछ। अब ये तो हो गया इनका मीनिंग कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि कंपनी डिवेंचर कब इशू करेगी और कंपनी इक्विटी कब इशू करेगी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट को लो कर देंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, फाइनेंशियल कॉस्ट को लो कर देंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट लो करना मतलब, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डिबेंचर कॉस्ट बढ़ाएंगे, एक फिक्स बर्डन है डिबेंचर, ठीक है ना। डिबेंचर क्या करता है, डिबेंचर कॉस्ट को बढ़ा देता है, आपका एक बर्डन, क्योंकि हर मंथ आपको उनको पे करना बड़ा कंपलसरी है, दैट मीन्स डिबेंचर बर्डन बढ़ाता है। यहां मैंने क्या कहा, ऑपरेटिंग हाई है, फाइनेंशियल लो करनी है। जब फाइनेंशियल लो करनी है वी विल गो फॉर इक्विटी। दूसरी तरफ अगर आपका ये सीन है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी लो है, उस केस में आप फाइनेंशियल कॉस्ट हाई कर सकते हो, यू विल गो फॉर डेब्ट। यानी अगर ये वाली कॉस्ट पहले ही हाई चल रही है तो आप फाइनेंशियल बर्डन अपने सिर पे और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स्ड खर्चे हैं, ये ऑलरेडी फिक्स है, आप इसको और नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इक्विटी इशू करोगे। दूसरी तरफ अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी लो है, आप फाइनेंशियल कॉस्ट थोड़ी बढ़ा सकते हो तो आप डिबेंचर इशू करोगे, ठीक है। इसको एक बार आप फिर से देख लेना, ऑपरेटिंग हाई, फाइनेंशियल लो, देन इक्विटी, ऑपरेटिंग लो, फाइनेंशियल हाई, दैट मीन्स डेब्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो है, कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या कहता है, देखिए आप ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके हो कि इक्विटी वालों के हाथ में कंपनी का सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। जितने इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कंपनी का सारा कंट्रोल होता है, और जो डिबेंचर वाले होते हैं उनके पास कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हो, अगर कंट्रोल देना चाहते हो, आप कहते हो जितने मर्जी लोगों के पास कंट्रोल चला जाए हमें कोई परेशानी नहीं है, तो आप क्या इशू करोगे, इक्विटी। अब आप कंट्रोल दे रहे हो, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं देना चाहते, आप चाहते हो कंट्रोल बस हमारे हाथ में रहे, तो डिबेंचर। कंट्रोल देना चाहते हो तो इक्विटी, क्योंकि जितने आपके इक्विटी होल्डर्स होते जाएंगे उन सबके पास कंट्रोल जाता जाएगा, और जितना आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, आप कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते, तो आप इशू करोगे डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर वालों के पास आपकी कंपनी का कंट्रोल नहीं जाता, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, अब देखिए कैपिटल मार्केट, पहले तो आपको यही पता हो कैपिटल मार्केट होती क्या है। कैपिटल मार्केट मींस शेयर मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पे आपको शेयर मार्केट के दो फेसेस की बात करनी है, एक होता है बुल, एक होता है बियर।
बुल मार्केट होती है जब शेयर्स के प्राइसेस हाई होते हैं, बियर मार्केट होती है जब शेयर्स के प्राइसेस लो होते हैं। ठीक है, बियर में शेयर्स के प्राइसेस लो होते हैं, बुल में शेयर्स के प्राइसेस हाई होते हैं। देखिए अब शेयर्स के प्राइसेस हाई चल रहे हैं, दैट मीन्स इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बियर मार्केट चल रही है दैट मीन्स शेयर के प्राइसेस लो चल रहे हैं, तो डेप्ट में आपको इशू करना है। ठीक है, आपको डेप्ट यूज करना है। बुल के टाइम पे इक्विटी को यूज करना है और बियर के टाइम पे डेप्ट यूज करना है। देखिए आज का टॉपिक काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स में से एक है, लेकिन आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि आपको समझ आ जाए। फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।